नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल चैनल पर मैं संतोष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग मध्य प्रदेश ज्योग्राफी की सीरीज के अंतर्गत टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। और उसी सीरीज को टॉपिक वाइज आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो नदियों से रिलेटेड है। और नदियों से एकदम स्टार्टिंग से जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को देखने के बाद में आपको रियलाइज होगा कि वाकई में एग्जाम का लेवल क्या होता है और एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज आते हैं। तो बिना देरी के हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आ गया है और क्वेश्चन ये है कि अपवाह तंत्र के अनुसार संपूर्ण नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। अब बात यहां पर क्या आ रही है? बात यह आ रही है कि अपवाह तंत्र के अनुसार संपूर्ण नदियों की बात हो रही है। यहां पर स्पेशल ये नहीं कहा गया है कि मध्य प्रदेश में संपूर्ण नदियों को कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। अगर मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो वहां पर 6 भाग आएंगे, लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है कि अपवाह तंत्र के अनुसार संपूर्ण नदियों को कितने वर्गों में, वर्ग पूछा दोस्तों, वहां पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अपवाह तंत्र के अनुसार संपूर्ण नदियों को दोस्तों 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्ग? 2 वर्ग। समझना इस चीज को, कितने वर्ग हो जाएंगे? 2 वर्ग हो जाएंगे। अब 2 वर्ग कौन कौन से हो जाएंगे? एक होता है दोस्तों क्रमवर्ती, मैंने यहां पे लिख दिया 2 वर्ग। 2 वर्ग आप ध्यान रखना, एक होता है क्रमवर्ती और एक होता है अक्रमवर्ती। अक्रमवर्ती, इनके अंतर्गत दोस्तों कई नदियों को रखा गया है, इनके अंतर्गत, ठीक है। तो फिलहाल क्या है कि अपवाह तंत्र के अनुसार संपूर्ण नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये 2 वर्ग हैं और इनके अंतर्गत सभी नदियों को रखा गया है, ठीक है, क्लियर। अगर क्रमवर्ती की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ोगे अनुवर्ती, नवानुवर्ती, प्रत्यानुवर्ती, अध्यारोपित, ठीक है। ये सारी की सारी किसमें आएगी? क्रमवर्ती में आएगी। और अक्रमवर्ती की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगी पूर्ववर्ती। समझ लो, तो ये सारी की सारी नदियां दोस्तों इस प्रकार से जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताए हैं उनमें भी कई नदियां आती है, ठीक है। कैसे, वो आपको जब हम लोग आगे कंटिन्यू क्वेश्चंस देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे कि किस प्रकार से नदियां विभाजित होती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अपवाह तंत्र के अनुसार संपूर्ण नदियों को कितने वर्गों की जब बात होगी, किसकी बात होगी? वर्गों की, वर्गों की बात होगी तो कितने वर्ग आएंगे? 2 वर्ग आएंगे, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि अनुवर्ती नदी की सहायक नदी को क्या कहते हैं? सॉरी, क्या क्वेश्चन है? अनुवर्ती नदी की सहायक नदी को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि अनुवर्ती नदी होती क्या है। मैं आपको एक डायग्राम दोस्तों यहां पर बता रहा हूं, उस एक डायग्राम से आपको आगे के भी कई सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखना यहां पर एक बार कि जो मुख्य नदी होती है ये एक रिवर जा रही है। ये क्या जा रही है? एक रिवर जा रही है, ठीक है। अब जो ये रिवर है दोस्तों, ये रिवर अपने उद्गम स्थान से प्रवाहित होती है। यहां पर मान के चलिए कोई पहाड़ी है, यहां पर क्या है? एक पहाड़ी है, ठीक है। इस पहाड़ी से नदी प्रवाहित होते हुए ये जा कहां पे रही है? तो आप लोग देखिएगा कि यहां पर एक सागर है। यहां पर क्या है? सागर है। इस सागर में यहां पर अपना मुहाना बना रही है। आपने ये देखा है कि एक नदी है जो अपने उद्गम स्थान से प्रवाहित होकर कहां पे जा रही है? सागर या महासागरीय जल में अपना मुहाना बना रही है ना। तो जो ये नदी है ये मुख्य नदी है, मतलब ये हुआ कि अपने उद्गम स्थान से कहां पर गई? डायरेक्ट ये सागर या महासागर में। मतलब ये हुआ कि इस नदी ने किसी अन्य नदी में नहीं मिला, मतलब ये नदी किसी अन्य नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो नदी अपने उद्गम स्थान से प्रवाहित होकर बिना किसी नदी में मिले या फिर अन्य किसी नदी की सहायक नदी ना होते हुए कहां पे जा रही है? सागर या महासागरीय जल में अपना मुहाना बनाती है, ऐसी मुख्य नदी को क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदी कहते हैं। समझना इस चीज को। तो पूछा क्या है कि अनुवर्ती नदी की सहायक नदी को कहते हैं। अब यहां पर क्या पूछा है? अनुवर्ती। तो ये तो हो गई अनुवर्ती नदी, ठीक है। अब अनुवर्ती की सहायक नदी की बात हो रही है यहां पे दोस्तों। यहां पे देखना, ये अनुवर्ती की सहायक नदी है, इधर से भी हो सकती है और इधर से भी हो सकती है, ठीक है। मतलब जो मुख्य नदी है, इस मुख्य नदी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवर्ती कहते हैं। एक बार सुन लेना, आगे भी कई क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। मुख्य नदी को हम लोगों ने कह दिया अनुवर्ती। इस अनुवर्ती की जो सहायक नदी है, इस अनुवर्ती की जो सहायक नदी है इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं परवर्ती, ठीक है। क्या कहते हैं? परवर्ती। और ये जो मुख्य नदी है इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? अनुवर्ती। अरे भाई, इसे क्या नाम दिया? अनुवर्ती। अब आप समझ गए होंगे कि अनुवर्ती की सहायक नदी को क्या कहते हैं? परवर्ती। तो यहां पर हमारा जो आंसर दोस्तों हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा?
परवर्ती ए वाला, ठीक है। अनुवर्ती नदी की सहायक नदी को क्या कहते हैं? परवर्ती कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रत्यानुवर्ती नदी किस तथ्य का अनुसरण करती है? अब देखो पहले यहां पे एक बार डायग्राम में देख लो, प्रत्यानुवर्ती नदी किस तथ्य का अनुसरण करती है। अब प्रत्यानुवर्ती नदी होती क्या है पहले एक बार यहां पर देख लेना आप लोग, है ना। अगर अनुवर्ती की हम लोग बात करेंगे तो हमें पता है कि अपने उद्गम स्थान से सागर या महासागरीय जल की ओर ये प्रवाहित होती है, बिल्कुल हो रही है। परवर्ती नदी अनुवर्ती की सहायक नदी हम लोगों ने ये भी देख लिया है, ठीक है ना, देख लिया दोनों साइड से। बात प्रत्यानुवर्ती की हो रही है यहाँ पे। अब प्रत्यानुवर्ती नदी को दोस्तों आप लोग एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे कि जो परवर्ती है, ये क्या है? परवर्ती। इस परवर्ती नदी की सहायक नदी देखिएगा इस तरीके से, परवर्ती नदी की क्या है? सहायक नदी। यानी कि कंडीशन ये होती है दोस्तों यहाँ पे कि यदि मैं यहाँ पर एक हिल बना दूं या पहाड़ी बना दूं तो अब आप समझ जाओगे कि इस पहाड़ी से निकलने के बाद में ये नदी कहाँ पर जा रही है? परवर्ती में जा रही है। समझ रहे हो ना? अरे भाई पहाड़ी से निकलने के बाद में कहाँ पर जा रही है? परवर्ती में जा रही है, इधर जाएगी ये ऐसे। यानी कि डायरेक्शन की यदि हम लोग बात करें तो डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी। अनुवर्ती किधर बह रही है? तो अनुवर्ती आप बोल सकते हो कि इस प्रकार से बह रही है। अब बात किसकी हो रही है? प्रत्यानुवर्ती की। तो यहां पर आप देख रहे हो कि नदी का नाम मैंने यहां पे एक बार लिख देता हूं, नदी का नाम, इस नदी का नाम है दोस्तों प्रत्यानुवर्ती, प्रत्यानुवर्ती। अब यहां पर आप एक बात तो समझ गए होंगे कि जो प्रत्यानुवर्ती है वो परवर्ती की सहायक नदी है। समझ गए हो ना? अरे भाई प्रत्यानुवर्ती किसकी सहायक है? परवर्ती की सहायक है, लेकिन इसका जो प्रवाह है वो अनुवर्ती के प्रवाह की विपरीत दिशा में है। समझ लो, अनुवर्ती ऐसे बह रही है और ये प्रत्यानुवर्ती जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है। समझ रहे हो ना? तो अब चलो हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या कंडीशन से क्वेश्चन की, कि प्रत्यानुवर्ती नदी किस तथ्य का अनुसरण करती है। समझना, यह नदी अनुवर्ती की सहायक है? नहीं है। अरे भाई अनुवर्ती की सहायक नहीं है, ये किसकी सहायक है? हम लोगों ने अभी देखा है, ये परवर्ती की सहायक है, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ? पहला वाला तो नहीं है, ठीक है। अनुवर्ती की दिशा में बहती है। अनुवर्ती की दिशा में कहां बहती है? अभी जस्ट हमने देखा है कि अनुवर्ती के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में बहती है और परवर्ती में जाकर मिल रही है, मतलब ये वाला भी सही नहीं है। तीसरा कौन सा है? तीसरे की बात करेंगे, नवानुवर्ती की सहायक है। नवानुवर्ती की सहायक भी नहीं है, किसकी है? परवर्ती की सहायक है। अनुवर्ती के प्रवाह की विपरीत दिशा में बहती है, यह सही है, क्योंकि डायग्राम भी हम लोग दोस्तों वहां पर देख चुके हैं। तो किसकी सहायक हो जाएगी? परवर्ती की सहायक हो जाएगी, लेकिन अनुवर्ती के प्रवाह की विपरीत दिशा में बहती है। क्लियर हुआ? अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दोस्तों आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और मध्य प्रदेश या भारत या विश्व की जितनी भी नदियां हैं उनको किसी भी वर्ग में रखने के बाद में आप आसानी से बता सकते हो कि यह नदी अनुवर्ती है, परवर्ती है, प्रत्यानुवर्ती है या नवानुवर्ती है। अरे बता सकते हो ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन अगला दोस्तों हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 4, नवानुवर्ती नदी के संबंध में सही कथन है। अब देखो एक बार हम लोग नवानुवर्ती को भी देख लेते हैं। अरे भाई हमने अनुवर्ती देख ली, परवर्ती देख ली, प्रत्यानुवर्ती देख ली, अब कौन सी नदी देखेंगे? नवानुवर्ती। देख लीजिए एक बार नवानुवर्ती को भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझना इस चीज को दोस्तों। परवर्ती की सहायक है। किसकी सहायक है? परवर्ती की सहायक है। कहां से निकलेगी? पहाड़ी से ही निकलेगी, पहाड़ी से निकलेगी, झील से निकलेगी, ग्लेशियर से निकलेगी। तो यहां पर मैंने बना दी पहाड़ी, पहाड़ी से उद्गम हुआ है और किस में जा रही है? आप देख रहे हो परवर्ती में जा रही है। किस में जा रही है दोस्तों? ये परवर्ती में जा रही है। नदी का नाम, इस नदी का नाम है नवानुवर्ती। नदी का नाम मैंने क्या लिख दिया? नवानुवर्ती। ठीक है, नवानुवर्ती किसकी सहायक है? परवर्ती की सहायक है, एक बात क्लियर है। इसके अलावा यदि हम लोग देखेंगे तो इसका जो प्रवाह है वो अनुवर्ती के प्रवाह की दिशा में है, ये भी सही है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है कि नवानुवर्ती नदी के संबंध में सही कथन कौन सा है? जो सही कथन है हमें वो देखना है। तो अनुवर्ती की सहायक नदी है क्या? अनुवर्ती की नहीं है, परवर्ती की हम लोग देख चुके हैं, ये वाला गलत है। प्रत्यानुवर्ती की सहायक है, प्रत्यानुवर्ती की सहायक नदी भी नहीं है, ठीक है ना। परवर्ती की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। अनुवर्ती के प्रवाह की विपरीत दिशा में बहती है, यह गलत है। अरे भाई अनुवर्ती के प्रवाह की दिशा में प्रवाहित होती है, विपरीत दिशा में प्रवाहित नहीं होती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चंबल नदी यमुना नदी की होगी। अब देखो अभी जो हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं, अब उसी में से क्वेश्चन आपके पास में आ गया कि चंबल नदी यमुना नदी की होगी, क्या होगी? अब आपको पता है
कि यदि कोई भी नदी किसी अन्य नदी की सहायक नदी होती है तो वो क्या कहलाती है, परवर्ती कहलाती है। यहां पर सिर्फ उसने ये पूछा है कि चंबल नदी यमुना नदी की होगी, और हमें ये पता है कि यमुना की सहायक कौन है, चंबल है। चंबल किसकी सहायक है, यमुना नदी की सहायक है। अब किसी भी नदी की सहायक नदी होना क्या कहलाता है, परवर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है, परवर्ती, ठीक है ना। तो यहां पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, परवर्ती। ठीक, हमें क्वेश्चन की हेडिंग्स को समझना दोस्तों। वो एक अलग बात है कि यमुना नदी किसकी सहायक है, गंगा की, तो यमुना गंगा की परवर्ती हो जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, माही नदी निम्नलिखित में से किस तथ्य का अनुसरण करती है। अब देखो माही नदी के बारे में पूछ लिया, अब आपको यह पता होना जरूरी है कि माही नदी कहां से निकलती है, धार के सदारपुर से निकलती है, ठीक है ना। धार से निकलने के बाद में, धार के बाद झाबुआ रतलाम से होते हुए कहां पे जाती है, राजस्थान में, और राजस्थान के बाद में यू टर्न लेते हुए कहां पे जाती है, गुजरात में, और गुजरात में बहते हुए कहां पे जाती है, खंबात की खाड़ी में जाती है ना। खंबात की खाड़ी मतलब कि सागरी जल में अपना मुहाना बना रही है, मतलब ये नदी किसी अन्य नदी की सहायक नदी नहीं है। और जो नदी अपने उद्गम स्थान से प्रवाहित होते हुए बिना किसी नदी में मिले, यानी कि किसी अन्य नदी की सहायक नदी न बनते हुए डायरेक्ट कहां पे जा रही है, अपने उद्गम स्थान से सागर या महासागरी जल में मुहाना बनाती है, ऐसी मुख्य नदी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवर्ती कहते हैं। तो माही नदी क्या हो जाएगी, अरे भाई माही नदी हो जाएगी अनुवर्ती। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, सोन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बहुत बढ़िया, सोन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला ऑप्शन देखिएगा, अनुवर्ती। क्या सोन नदी अनुवर्ती है, नहीं है, क्यों, गंगा में मिलती है, बिहार में, समझ रहे हो ना। नवानुवर्ती नहीं है, भाई नवानुवर्ती भी कहां से आएगी। प्रत्यानुवर्ती ये भी नहीं है, ठीक है, प्रत्यानुवर्ती भी नहीं है। अध्यारोपित का मतलब दोस्तों होता है कि ऐसी नदी जो अपने प्रवाह मार्ग में होता क्या है कि ऐसी नदी जो अपने प्रवाह मार्ग में आसपास के क्षेत्रों में मृदा का अत्यधिक मात्रा में अपरदन करती है, और अपरदन करने के परिणाम स्वरूप बीहड़ या खड्डे का निर्माण करती है, ऐसी नदी को हम अध्यारोपित नदी कहते हैं। तो सोन नदी भी बीहड़ का निर्माण करती है। आपने चंबल घड़ियाल सोन घड़ियाल केंद्र का नाम भी सुना होगा, ठीक है ना। उस क्षेत्र में इस नदी के द्वारा, यानी कि सोन नदी के द्वारा मृदा का अपरदन किया जाता है, और अपरदन करने के परिणाम स्वरूप ही वहां पर बीहड़ का निर्माण होता है, ठीक है। तो सोन नदी यहां पर क्या हो जाती है, एक अध्यारोपित नदी हो जाती है। अध्यारोपित की सीधी सी परिभाषा होती है कि वह नदी जो अत्यधिक मात्रा में मृदा का अपरदन करती है, गहरे खड्ड या बीहड़ों का निर्माण करती है, वह नदी क्या कहलाती है, अध्यारोपित कहलाती है। अध्यारोपित अगर सोन है तो चंबल भी है, क्योंकि अगर श्योपुर मुरैना और भिंड वाले रीजन में हम लोग देखेंगे तो वहां पर क्या है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में मृदा का अपरदन चंबल नदी के द्वारा किया गया है। और उस अपरदन को कम करने के लिए भारत सरकार, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा उस समस्या का निदान करने के लिए कई योजनाएं चल रही है दोस्तों। सभी योजनाएं हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 है, चंबल नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अभी जस्ट हम लोगों ने बात की चंबल नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। अभी जस्ट हम लोगों ने बात की कि जो नदी बीहड़ों का निर्माण करती है या फिर अत्यधिक मात्रा में मृदा का अपरदन करती है, ऐसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपित कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, अध्यारोपित, क्योंकि अनुवर्ती तो है नहीं, प्रत्यानुवर्ती भी नहीं है और नवानुवर्ती भी नहीं है। चंबल यमुना की क्या है, परवर्ती है, लेकिन परवर्ती यहां पर ऑप्शन नहीं है, तो अध्यारोपित आएगा यहां पे। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि नर्मदा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अब देखो यहां पर नर्मदा नदी की बात हो गई है। हमें पता है कि नर्मदा नदी कहां पर, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और पूर्व से किधर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। और भाई पश्चिम की ओर बहती है, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किधर है, पूर्व की ओर है, पूर्व का ढाल पूर्व की ओर है। पश्चिम की ओर तो पश्चिमी घाट है, उसके बाद भी यानी कि पूर्व की ओर ढाल होने के बाद भी ये किधर जाती है, पश्चिम की ओर बहती है। और इस नदी ने क्या किया, एक गहरी घाटी या भ्रंश घाटी का निर्माण कर दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नर्मदा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो जो गलत है हमें वो यहां पर निकालना है। तो यह एक अनुवर्ती नदी है। अब भाई अनुवर्ती नदी का मतलब ये हो गया कि अपने उद्गम स्थान से निकलने के बाद में ये कंटिन्यू कहां पर जाना चाहिए, सागर या महासागरीय जल में अपना मोहना बनाना चाहिए। तो डेफिनेटली ये कहां पर बना रही है, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये हमें पता है, ठीक है ना। मतलब ये सही है, यह एक अनुवर्ती नदी है, मतलब ये किसी अन्य नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला तो सही है। हमें कौन सा ढूंढना है, हमें ढूंढना दोस्तों असत्य जो गलत है। हमें कौन सा ढूंढना है, असत्य जो गलत है, ठीक है ना। तो प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के विपरीत बहती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के विपरीत बहती है। ये प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, ठीक है। ये निकलती कहां से है, ये निकलती
ये निकलती कहाँ से, यहाँ से निकलती दोस्तों, और यहाँ से इधर पश्चिम की ओर बहती है। जो प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है ये पहाड़ी है। ये प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व का ढाल किधर है, ये पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर होने के बाद भी ये किधर बहती है, प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के विपरीत दिशा में पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर वो भी क्या है, सही है। यह एक परवर्ती नदी है, परवर्ती नदी नहीं है। क्यों, हम लोगों ने देखा है कि ये कहाँ पे मुहाना बना रही है, सागर या महासागरीय जल में, यानी खंबात की खाड़ी में। तो ये परवर्ती नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी, ये अनुवर्ती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ये भी सही है। हमें ढूंढना क्या है, असत्य, मतलब कि जो सी वाला आंसर है दोस्तों, हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ताप्ती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब किसकी बात हो रही है, ताप्ती नदी के बारे में। और आप लोगों को यहाँ पर यह पता होना जरूरी है कि ताप्ती नदी निकलती कहाँ से है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से। बैतूल से निकलने के बाद में ही दोस्तों ये कहाँ जाती है, बुरहानपुर, और उसके बाद में खंडवा, और वहाँ से महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। महाराष्ट्र से होते हुए कहाँ पे चली जाएगी, गुजरात में चली जाएगी ना। ठीक है, और खंबात की खाड़ी में क्या बनाएगी, अपना मुहाना बनाएगी। जब हमें यह पता हो गया कि ताप्ती नदी भी अपने उद्गम स्थान से प्रवाहित होने के बाद में डायरेक्ट अपना मुहाना कहाँ बना रही है, खंबात की खाड़ी में, यानी कि सागर या महासागरीय जल में। इसका मतलब ये किसी अन्य नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऐसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी कहते हैं। समझ रहे हो, ऐसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी कहते हैं। तो अनुवर्ती हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब इस टॉपिक के माध्यम से आप लोगों के लिए ये था कि यदि आप एक बार सभी नदियों को पढ़ भी लेते हो, तो पढ़ने के बाद में जब हम लोगों के पास में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है कि नदियों को कितने वर्गों में विभाजित कर रखा है और कौन सी नदी किस वर्ग का अनुसरण करती है, जब तक आप ये क्लियर नहीं कर पाओगे, उसको फुल्ली डिटेल में नहीं समझ पाओगे, तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किस नदी को किस वर्ग में हमें रखना है। एकदम बेसिक टॉपिक होता है। यदि इस क्वेश्चन पेपर को, यानी कि इस जो भी आज का हमारा जो सीट है नदियों से रिलेटेड, यदि इसको आपने कंसेप्ट वाइज और डायग्रामेटिक कंडीशन में समझने का प्रयास किया होगा, तो डेफिनेटली जितनी भी नदियां, चाहे मध्य प्रदेश की हो या भारत की हो, उन नदियों को आसानी से उनके अकॉर्डिंग जो सही है उस वर्ग में रख पाओगे। ठीक है ना, और वहां से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। तो आज के लिए दोस्तों नदियों में जो स्टार्टिंग वाला टॉपिक है यहीं तक हम लोग इसको क्लोज करते हैं। लेकिन अब जाके आगे मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं, हर एक नदी, चाहे वो ताप्ती हो, माही हो, नर्मदा हो, समझ लो, सभी नदियों का स्पेशल एक नदी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस का निचोड़ आप लोगों के सामने हम लोग प्रस्तुत करने वाले। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।